Once again, welcome to my channel Physics Ki Pathshala. In my previous video, I have discussed about a very important mathematical tool called differentiations. Some of its basic concepts of the differentiations, related formulas, I have discussed in that video. If you have not seen that video, then I am requesting you again, kindly watch that video. The link of that video I have provided in the description box. Now today, in this video, I am going to discuss the application of the differentiations in physics. So without wasting the time, let us start our discussion by considering some numerical problems. First, the considered problem is like this one. Here I have considered numerical problems. Question is like that problem, like this one. A particle is moving with a uniform acceleration. Its displacement at any instant t is given by s is equal to 10t plus 4.9 into t square. What is first part is initial velocity, second part is velocity at time t is equal to 3 seconds, and the third part is uniform accelerations. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पार्टिकल इस इक्वेशंस के हिसाब से प्रोपगेट कर रहा है, मूव कर रहा है. यहाँ पर हमने देखा कि ये पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल दूरी नहीं चल रहा है. यहाँ टी स्क्वायर देख रहे हैं आप आ रहा है. अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं चल रहा तो इसका वेलोसिटी या इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहेंगे. हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो अगर हमें यहाँ पर इस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, अगर हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होता तो हम ट्रेवल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन कर लेते. लेकिन यहाँ पर चूंकि ये डिस्टेंस वेरिएशंस इक्वल नहीं है इक्वल टाइम में, इसलिए हम यहाँ पर अगर वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं तो ds स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल इन द स्मॉल टाइम टेकन, अगर हम इस क्वांटिटी को निकाल लेते हैं तो ये क्वांटिटी हमारी उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी. हम अगर टाइम की वैल्यू कोई स्पेसिफिक रख देंगे तो उस समय की, उस पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी. तो चलिए सबसे पहले हम ds बाई dt कर लेते हैं, यानी वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सो दैट वी कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी. दिया गया हमारा इक्वेशन था s इज इक्वल टू 10t प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो ds बाई dt अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, देन व्हाट वी विल गेट d बाई dt ऑफ 10t प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर. अगर हम इसको फिर से ऐसे लिखें d बाई डी टी 10t प्लस d बाई डी टी ऑफ 4.9 इंटू टी स्क्वायर. यहाँ देखिए हम 10 और 4.9 हमारे कांस्टेंट हैं, जैसा हम लोगों ने वहाँ फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि d बाई डी एक्स अगर हम करते हैं किसी क्वांटिटी c इंटू वाई अगर होता था तो हम इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे और dy बाई डी एक्स हमारा बचता था. उसी चीज़ को हम यहाँ पर अगर इस्तेमाल करते हैं, हमारा 10 इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया, बचा क्या dt बाई डी टी प्लस यहाँ 4.9 को बाहर कर लिया, बचा क्या d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. यहाँ इसको फिर से सॉल्व करते हैं. dt बाई डी टी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होती है. जैसे हम लोग करते थे dx बाई डी एक्स हो, किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी वेरिएबल को उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ dt बाई डी टी की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पर 4.9 dt स्क्वायर बाई डी टी, टी स्क्वायर बाई डी टी की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n, इसको लगाते हैं. इसकी वैल्यू होती थी n x टू पावर n माइनस 1. अगर हम इसको यूज़ करते हैं पावर आगे आ जाती है और फिर एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है पावर उसमें से. तो यहाँ पर हमारा बनेगा 2t 2 माइनस 1 पावर में. तो ये 10 प्लस 4.9 इंटू 2t बचेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आपका वेलोसिटी ds बाई डी टी, ds बाई डी टी ही आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इनिशियल वेलोसिटी निकालना था. अगर हम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उस वक्त टाइम t की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो फॉर इनिशियल वेलोसिटी व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू t इज इक्वल टू 0. सो फॉर इनिशियल वेलोसिटी t is equal to 0. Let us put this in equation 1.
From equation 1 we will get velocity is equal to 10 plus 9.8 into 0, that is equal to 10. Here required velocity will be equal to 10 meter per second, is equal to 10 meter per second. I think now it's okay. यहाँ अब ये एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया, हमारा फर्स्ट पार्ट जो क्लियर होता है। अब अगर हम उसको वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना चाहते हैं, तो वेलोसिटी हमारी ये ऑब्टेन है, हमें वेलोसिटी अगर ये ऑब्टेन है तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ऑब्टेन करने के लिए यहाँ t की जगह पर हम 3 सेकेंड रख देंगे और सिंपली मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। चलिए उसको करके देखते हैं सेकेंड पार्ट को कितना होगा। सेकेंड पार्ट में अगर हम करें वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे अगर निकालना है, तो जो हमारा वेलोसिटी दिया गया था वो ये था 10 प्लस 9.8 इंटू टी। तो v एट द t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ t आ रहा था वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये हमारा हो जाएगा दैट इज 39.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमारी निकलेगी। इस प्रकार से हमने उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी तथा उस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द थर्ड सेकेंड, तीसरे 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगा वो निकाल लिया। अभी अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाई dt भी कह सकते हैं हम, dv बाई dt कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो हमारा यहाँ वेलोसिटी दिया गया है, इसी वेलोसिटी को अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, देन वी कैन गेट द एक्सेलरेशन। अगर हमारा वेलोसिटी 10 प्लस 9.8 इंटू टी दिया हुआ है, इसको हम फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम उसका एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं किस प्रकार से होता है। थर्ड पार्ट्स को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो थर्ड पार्ट के लिए हम अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो dv बाई dt, और d बाई dt ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखा था फर्स्ट इक्वेशन से, उसको रख देते हैं। देन व्हाट वी विल गेट हियर d बाई dt ऑफ 10 प्लस d बाई dt ऑफ 9.8 इंटू टी। आप जानते हैं कि ये हम अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 10 हमारा कांस्टेंट है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो सीधे सीधे 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 प्लस ये कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया, d बाई dt ऑफ t। टाइम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू 1 होती है, अभी बताया था, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो वी विल गेट 9.8। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8। यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे दिए गई समस्या जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स था उसके तीनों हिस्से हमने सॉल्व कर लिए। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी कंसीडर करते हैं, उसकी कंसीडर करने के लिए लेट अस डिस्कस द सेकंड वन प्रॉब्लम्स। द सेकंड प्रॉब्लम इज, let us consider the second problems. As per the second problems, a particle starts rotating from the rest. According to the formula, theta is equal to 3t cube by 20 minus t square by 3, where theta is in radian and t is in second. Find the angular velocity omega and angular accelerations alpha at the end of the 5 सेकेंड। यानी एक पार्टिकल है कोई जो एंगुलर रोटेशंस कर रहा है, हम ये मान सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। उस पार्टिकल का जो रोटेशंस है, रोटेशंस का जो एंगल वो बनाता है, उसका इस तरह से इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशंस के मुताबिक वो रोटेट कर रहा है, यानी टाइम t के साथ वो कितना एंगल रोटेट कर रहा है रेडियन में, वो इस इक्वेशन से डिफाइंड है। हमें इस पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशंस अल्फा एट द एंड ऑफ द 5 सेकेंड निकालना है कि कितना होगा।
हम जैसा कि लीनियर वेलोसिटी में पढ़ते थे, लीनियर वेलोसिटी में हमारा जो वेलोसिटी होती थी dx/dt होता था, या हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट को x से लिखते थे तो हम लोग dx/dt करते थे। जो हमारा लीनियर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट काम करता था, वही एंगुलर वेलोसिटी में हमारा यहाँ पर उसी डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से कह रहे हैं। तो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम dθ/dt कर सकते हैं। और लीनियर केसेस में अगर पार्टिकल लीनियर मूव कर रहा था तो यहाँ हम उसको वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी बोलते थे। अगर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस केस में उसकी बनने वाली वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। उसी एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पर पूछा गया है। तथा अगर वो पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उस वक्त बनने वाले एक्सेलरेशंस को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशंस कहते हैं तथा उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ को यहाँ पूछा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि पहले जो हमारा इक्वेशन दिया गया था थीटा और टी के टर्म्स में, अगर हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें dθ/dt निकालना पड़ेगा। dθ/dt निकालने के लिए हमारे को दिए गए इक्वेशंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम t। सो व्हाट वी कैन राइट, थीटा इज इक्वल टू हियर 3t³/20 माइनस t²/3 ये दिया हुआ है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, what we will get, dθ/dt is equal to d/dt of 3t³/20 minus d/dt of t²/3। यहाँ देखिए 3/20 आपका कांस्टेंट था, इसको हम बाहर कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने इतना समझ लिया है, कांस्टेंट्स को हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर t²/3, 3 भी कांस्टेंट था तो हम फिर इसको बाहर कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पे रख दिया हमने। अब अगर हम इस t को डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे, t हमारा t³ के फॉर्म में है, तो t³ का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग जानते थे d/dt ऑफ t³ अगर करें तो d/dx ऑफ x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा nx⁴n-1 यानी 3t²। तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dt ऑफ t³ इट कैन बी रिटन एज 3t² माइनस 1/3 इसका ये रहा। t² को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2t। तो यहाँ पर ये हो गया 9, 3 3 9 t²/20 माइनस 2/3 ऑफ t। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आया। अब हम एंगुलर वेलोसिटी को एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालना चाहते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालने के लिए जहाँ जहाँ t आया था वहाँ पे t की जगह 5 रख देते हैं हम लोग। देन वी विल गेट 9 × 5 × 5/20 माइनस 2/3 × 5। सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 225 here. It will be converted to 2 to 5, 5 5 is 25 into 9, 2 to 5/20 minus 10/3. This will gives you the angular velocity at t is equal to 5 seconds. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 7.92 रेडियन पर सेकेंड। इस प्रकार से हमने इस पार्टिकल का जो कि एंगुलर रोटेट कर रहा था इस इक्वेशन के हिसाब से, उसका एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे बनने वाले जो एंगुलर वेलोसिटी है वो निकाल लिया। अगर अब इसी पार्टिकल्स का हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, सेकेंड वन पार्ट, एंगुलर एक्सेलरेशंस के लिए हम लोग क्या करते थे, हम जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैन बी रिटन एज d⍵/dt, यानी एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो आपका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आया है इक्वेशन 1 से, उसी इक्वेशन 1 से आए हुए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें, देन वी कैन गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो लेट अस डू दैट। सो अल्फा कैन बी रिटन एज d/dt, ओमेगा की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से यूज करते हैं 9t² माइनस 2/3 ऑफ t। फिर देखिए 9/20 आपका कांस्टेंट था, इसको बाहर हम लोग कर सकते थे। 9/20 बचा अंदर t²,
टी स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t हो जाएगा माइनस 2/3, और t को अगर t के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग इतना सीख चुके हैं, तो वैल्यू 1 होने पे उसको चलिए 1 लिख लिया। अब हमें अल्फा एट द t इज इक्वल टू 5 सेकेंड अगर निकालना है, तो जहाँ जहाँ t आ रहा था वहाँ पर 5 रख देते हैं। देन व्हाट वी विल गेट 9/20 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 2/3, सो इट विल 90/20 माइनस 2/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन होगी 3.83 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस पार्टिकल के लिए इसका एंगुलर वेलोसिटी तथा एंगुलर एक्सेलरेशंस निकाल लिया। आगे और कुछ समझने के लिए चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ बलून इज बीइंग फिल्ड बाय एयर सो दैट इट्स वॉल्यूम v इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। एक बलून है, बलून के अंदर हमने हवा भरा हुआ है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस r, दैट इज अ विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हाट इज द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। समय के साथ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हो रहा है रेडियस के सापेक्ष में देखना है। विथ रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी जब उसकी रेडियस 2 यूनिट्स की थी तब उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ, हमें ये निकालना है। वॉल्यूम के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है एट दैट r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस केस में समझने के लिए हम यहाँ पर चूँकि उस बलून के रेडियस जब 2 यूनिट्स था उस वक्त उसके वॉल्यूम में परिवर्तन को निकालना चाहते हैं, तो एक वॉल्यूम और रेडियस को लेते हुए एक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बलून कैन बी रिटन एज 4/3 पाई r क्यूब। स्फेरिकल होता है इसलिए इसका वॉल्यूम को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम को हम बाय सिंबल्स v से रिप्रेजेंट करें, सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। हम यहाँ पर वॉल्यूम में परिवर्तन एट द रेडियस r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पे निकालना चाहते हैं, तो हमें dv/dr कर लेते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना चाहते हैं। सो लेट अस डिफरेंशिएट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं वी विल गेट dv/dr इज इक्वल टू d/dr ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। आप देखिए यहाँ 4/3 पाई पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसको हम पहले ही बाहर कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई, अंदर जो बचेगा d/dr ऑफ r क्यूब। यहाँ पर हमारा फिर फॉर्मूला देखिए लग जाएगा d/dx ऑफ x टू पावर n। d/dx ऑफ x टू पावर n हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ये होता था n x टू पावर n-1। यहाँ पर अगर हमारा है d/dr ऑफ r टू पावर 3, तो हम यहाँ पर 3 सबसे आगे लिख लिए, फिर r टू पावर 3-1 दैट इज अ 3r स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे d/dr ऑफ r क्यूब निकालना चाहें तो इसकी जगह हम 3r स्क्वायर रख सकते हैं। सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू द 3r स्क्वायर। अब अगर हम ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट द रेडियस r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पे निकालना चाहते हैं, तो जहां r आ रहा था वहां पर हम 2 यूनिट्स रख देते हैं, तो हम निकाल सकते हैं dv/dr एट r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पे अगर निकालना चाहें, दिस विल बी कन्वर्टेड टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 r स्क्वायर, r की जगह 2 रख दिया, तो हमारे को जो वैल्यूज ऑब्टेन होगी 16 पाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 16 पाई। इस प्रकार से हमने चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल बलून which is filled by the air and its volume is gradually increasing, then at the time at the position at when the r radius is equal to 2 units, the change in the volume will be 16 pi. I think it's okay. So to understand some more questions, let us consider one more problems. Next problem is like this. Next problem is, for a particle executing SHM, simple harmonic motion,
द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम जैसा जानते हैं कि अगर एक हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराया हुआ है, वो मीन पोजिशंस के ट्रू एंड फ्रो अगर मूव करता रहता है तो उसके मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM कहते हैं। अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके डिस्प्लेसमेंट को अगर इक्वेशंस के टर्म्स में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये उसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर a, ओमेगा एंड phi आर द कॉन्स्टेंट्स। देन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। यानी एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशंस के हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, उसके लिए किसी समय t पर हम उस पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से निकालना चाहते हैं। इस केस के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालना है तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया गया उसको टाइम t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। सो इफ वी आर डूइंग dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज द डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही आपको उसकी वेलोसिटी उसको देगा, उसकी वेलोसिटी को बताएगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, डी बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, a आपका कांस्टेंट है, a, ओमेगा एंड थीटा, फाइव आर द कांस्टेंट्स। तो a तो आपका कांस्टेंट है, a को बाहर हमने कर लिया, अंदर बचा क्या, d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के लिए पढ़ा था। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ऑफ एक्स, या अगर हम d बाई डी थीटा बोलते थे तो कॉस थीटा आ जाता था, थीटा के टर्म्स में कहिए तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा, x के टर्म्स में कहिए तो हम लोगों ने x इस तरह से पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, x नहीं है, यानी ये एक इम्प्लिसिट फंक्शंस है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि ये x था। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको मान लें कि x था तो हम इसको साइन x कह सकते हैं। तो साइन x अगर हमने कह दिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ x, x की जगह पर हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम अंदर के आकर के फिर से देखें तो क्योंकि ये x हम लोगों ने माना है, एक्चुअल में तो नहीं था ये, अगर एक्चुअल में ये नहीं था हमने इसको x मान करके डिफ्रेंशिएट किया, तो अब इस अंदर के पार्ट को भी फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हम इसको t के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए ओमेगा t था, ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा बचेगा, सिर्फ जो कुछ रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। यहाँ पर ओमेगा आया, t का अगर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया 1 हो गया, प्लस फाइव आपका कांस्टेंट था, उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू 0, इसलिए सिर्फ बचेगा क्या, हमारा ओमेगा बचेगा। इसको बाहर अगर लिख लें, इधर आगे की तरफ कर लेते हैं तो वी विल गेट a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस विल गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ द SHM। वो पार्टिकल अगर SHM कर रहा था उसकी वेलोसिटी इस प्रकार से ऑब्टेन होगी। अब दूसरे पार्ट में जो हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स हमें निकालना है। ये तो पार्टिकल का किसी भी समय पर टाइम t पर उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग dv बाई dt करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, उसको अगर हम लोग निकाल लेते हैं dv बाई dt तो इससे हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ ऊपर ही इक्वेशन में निकाल रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से a ओमेगा दोनों आपका कांस्टेंट था, सबसे पहले उसको बाहर कर लिया। अब d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बचा। हमने अभी भी देखा था जैसे कि हमारा कॉस x के लिए हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है,
लेकिन कॉस के किसी इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए नहीं पढ़ा था, तो हम फिर से वही काम करते हैं जो इसके पहले हम लोगों ने साइन वाले केस में किया था। हम थोड़ी देर के लिए इसको एक कोई और वेरिएबल मान ले रहे हैं, सपोज x, कैपिटल X हमने मान लिया, तो ये d/dt ऑफ कॉस x हो जाएगा। cos x के टर्म्स में अगर कन्वर्ट हो गया तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो आने वाला रिजल्ट आएगा ये ओमेगा इसकी वजह से आएगा, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस ऑफ साइन x, d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो यहाँ पर d/dt ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाई करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब चूंकि ये हमारा x तो था नहीं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी अब इसके अंदर वाले को फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर हम इसके अंदर वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए d/dt हमारा बनेगा क्या, d/dt ऑफ ओमेगा t प्लस फाई ये बचा हुआ था, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओमेगा ये बाहर हुआ कांस्टेंट, और बचा क्या d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ फाई। जैसा कि हमने देखा था dt/dt किसी भी फंक्शन को उसी के टर्म्स में, उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो बचेगा सिर्फ ओमेगा प्लस d/dt, फाई वॉज द कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो बचेगा क्या, ओमेगा। तो ये ओमेगा जो आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सिंप्लीफाइड होकर के रिजल्ट आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। इस प्रकार से उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई होगा, तथा उस पार्टिकल का जो कि SHM कर रहा था उसकी जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट्स होगी दैट विल बी इक्वल टू द a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई से रिप्रेजेंट होगा। सो आई थिंक अप टू हियर इट्स ओके। आई थिंक इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड how to solve some physical problems using the concept of the differentiations. Try to practice some more numericals based on such kind of the discussions, such concepts for better and concrete understandings. Here I stop today's discussions. Kindly don't forget to like, share and subscribe my channels Physics Ki Pathsala. Bye bye till next video. Thanks a lot. Thanks.